के टिफिन में सिर्फ एक दाल या फिर चने का दाना होगा। मैंने कल बताया था ना तुम दोनों को कि ये गुड़िया बहुत गरीब है। जग्गू भाई, मैं अपने टिफिन में जो भी लेकर आती हूँ वो खाने से मेरा पेट भर जाता है। आपको इस बात से क्या समस्या है कि मेरे लंच बॉक्स में एक चने का दाना है या फिर पिज्जा बर्गर? गुड़िया, हम जग्गू के दोस्त हैं और जग्गू ने हमें बताया है कि गरीब पक्षी से दोस्ती रखने से हम भी गरीब हो जाएंगे। तुम दोनों गरीबों की मनहूसियत हम पर भी छा जाएगी, है ना जग्गू दोस्त? कीकी, तुमने एकदम सही कहा। इन गरीब पक्षियों से खेलने से हमारी किस्मत भी फूट जाएगी। इसीलिए मैंने तुम दोनों को कल समझाया था कि इससे दूर रहना। वे तीनों मिलकर गुड़िया और कोको पर हंसने लगते हैं। गुड़िया कोको से बड़ी थी, इसलिए वो जग्गू और उसके दोस्तों की जली कटी बातें बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन कोको रोने लगता है। कोको भाई चुप कर जा, इन सब की बातों को आप अपने दिल पर मत ले। गुड़िया अपने भाई को तसल्ली दे रही थी, लेकिन गुड़िया की अपनी आंखें भी भर आई थी। इससे पहले कि जग्गू और उसके दोस्त गुड़िया और कोको का और मजाक उड़ाते, घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। गुड़िया अपने भाई को लेकर बरगद के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। कोको भाई, आपने अपना लंच बॉक्स क्यों नहीं खाया? गुड़िया बहन, ग्राउंड में बैठकर मुझे अपने दोस्तों के सामने अपना लंच बॉक्स खोलने में शर्म आती है, क्योंकि रोज लंच बॉक्स में एक चने का दाना होता है। कोको भाई, हमारी मम्मा हमें मेहनत से भोजन खोज कर खिलाती है। हम किसी का भोजन चोरी करके नहीं खाते। जग्गू और उसके दोस्तों की बातों को आप दिल पर मत लें और चलें, जल्दी से अपना भोजन खा लें, वरना मम्मा को बहुत बुरा लगेगा। गुड़िया और कोको बिल्कुल अपनी मम्मा रानो चिड़िया के जैसे मन के बहुत अच्छे थे। कोको अपना लंच बॉक्स खा ही रहा था कि पास से ही उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। जब पेड़ के दूसरी तरफ जाकर गुड़िया देखती है तो वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया बैठी रो रही थी। मेरी मदद करो, बुढ़ापे के साथ साथ मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है। मैं इस तरफ निकल तो आई थी, लेकिन अब मुझे भूल गया है कि मेरा घोंसला किस तरफ है। अरे माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं और मेरा भाई कोको आपको आपका घोंसला ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। चले, आप हमारे साथ चले। फिर गुड़िया और कोको उस बूढ़ी माँ के साथ उड़ते हैं। वे कुछ आगे आकर एक बड़े पेड़ पर बैठ जाते हैं। माँ जी, क्या आपका घोंसला नदी की तरफ था या फिर बड़े सूखे पेड़ों की तरफ? नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मेरे घोंसले के नजदीक ही नदी थी। मुझे बस इतना याद है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। चले माँ जी, थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। फिर गुड़िया और कोको उस बूढ़ी चिड़िया को लेकर नदी पार करते हैं और उससे आगे आकर वे एक बड़े पेड़ के पास आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर एक घोंसला था और घोंसले के साथ ही कुछ लाल फूल भी लगे हुए थे। माँ जी, ये देखिए, इस पेड़ पर घोंसला है और इस घोंसले के साथ कुछ लाल फूल लगे हैं। क्या यही आपका घोंसला है? अरे बच्चों, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। मुझे मेरा घोंसला खोज कर दे दिया। ये लो तुम दोनों का इनाम। बूढ़ी चिड़िया अपने पंख से 2 लॉलीपॉप निकाल कर देती है और गुड़िया और कोको को दे देती है। अरे माँ जी, आपके पास ये लॉलीपॉप कहाँ से आए? ये तो मुझे नदी के पास से मिले थे। अब इस उम्र में मैं तो ये लॉलीपॉप खाने से रही, इसलिए ये तुम दोनों बच्चे ले जाओ। शायद ये तुम दोनों के भाग्य में थे। गुड़िया और कोको बहुत खुश होते हैं और वे लॉलीपॉप लेकर घर आ जाते हैं। अरे, मेरे बच्चों ने ये लॉलीपॉप कहाँ से लिया? मम्मा, आज हमने एक बूढ़ी चिड़िया का घोंसला खोजने में उसकी मदद की और उसने इनाम में हमें ये लॉलीपॉप दिया। दरअसल बच्चों, आपने जो नेकी की, आपको उसका बदला मिला है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अच्छे काम किया करो। अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। चिड़ियों का परिवार भले ही गरीब था, लेकिन वो अपने इस छोटे से आशियाने में बहुत खुश रहता था। दूसरी तरफ कौवों का घर था। कालू, मैंने तुम्हें कल भी कहा था, मुझे मेकअप की वो वाली किट चाहिए जिसमें हर तरह के रंग होते हैं। गोरी, यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। रोज कहीं न कहीं से कुछ चुरा कर लाता हूँ और तुम्हें मेकअप किट की पड़ी है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। आपने आज मेरे लिए कुछ बनाया नहीं?
मैं तुझे बना कर देती हूँ। तेरा बाप आज कुछ नहीं लेकर आया, इसलिए कुछ नहीं बना। मैं अभी जाता हूँ। बुलबुल अभी अपने घोंसले में मीठा फल लेकर जा रही थी। मैं चुरा कर लेकर आता हूँ। पापा, रात के भोजन के लिए आप कहीं से बर्गर चुरा कर ले आना। बड़ी भूख लगी है मुझे और मेरा बर्गर खाने का मन है रात के भोजन में। क्यों नहीं बेटा, कबूतर के बर्गर स्टॉल से रात को बर्गर चुरा कर ले आऊंगा। मेरा तो खानदानी पेशा है चोरी। फिर वो मेकअप की किट भी कहीं से चुरा लाओ। कल मैंने अपनी सहेलियों को दिखानी है। अच्छा गोरी, थोड़ा सब्र करो, मैं सब कुछ ले आऊंगा। कालू कौवा दूसरों के घरों में चोरी कर करके अपने घर का गुजारा कर रहा था और गोरी की डिमांडें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवों का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गोरी, आज मैं रात को देर से वापस आऊंगा। जंगल का वो सेठ है ना भूरा, आज उसके घर में डाका डालूंगा। उसकी सोने की चैन पंख में लग गई तो समझो हमारे तो 1 महीने के लिए वारे न्यारे हो गए। क्या सच में कालू जी? फिर तुम्हें महंगा वाला मेकअप का सेट खरीदूंगी। ठीक है, तुम भले ही देर से आओ, लेकिन वो सोने की चैन लेकर आना। फिर आधी रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो किसी तरह खिड़की के रास्ते उस भूरे सेठ के घर में घुस जाता है। वो उसके कमरे में जाता है और अलमारी खोलकर अलमारी में पड़ा उसका सारा जेवर चुरा लेता है। भूरे की पत्नी पिंकी कवि घोंसले में सोई हुई थी। इसके कान में कितनी सुंदर बालियां हैं। अगर मैं गोरी के लिए वो बालियां ले गया तो गोरी बहुत खुश होगी। चुपके से बालियां उतार लेता हूँ। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो जैसे ही पिंकी कवि की बालियां उतारने के लिए पंख आगे बढ़ाता है, पिंकी की आंख खुल जाती है और वो शोर मचाने लगती है। चोर चोर, भूरे जी जल्दी उठे, हमारे घर में चोर घुस आया है। भूरे के घर के बाहर सोए उसके उल्लू सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर आ जाते हैं और वे कालू की खूब पिटाई करते हैं। कालू कौवा बेहोश हो जाता है। सुबह होती है, कालू कौवे की आंख खुलती है तो उसके पास भूरा और उसकी पत्नी खड़े थे और सामने ही पुलिस खड़ी थी। जंगल में इतनी चोरियां हो रही हैं, अब मुझे समझ आया कि वह चोरियां कौन कर रहा है। नहीं साहब जी, मेरा तो आज पहला दिन था, मुझे माफ कर दें। मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। तू चोरी करेगा आइंदा या फिर नहीं करेगा, लेकिन तूने बहुत गलत पक्षी के घर में डाका डालने की कोशिश की। अगले 1 महीने तक इसको जेल से बाहर मत निकलने देना और इसकी जितनी पिटाई हो सके उतनी पिटाई करना। पुलिस कालू कौवे को पकड़ कर ले जाती है और ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जग्गू, हमने सुना कि तुम्हारे पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई। जंगल के अमीर पक्षी भूरे सेठ के घर तुम्हारे पापा चोरी करते पकड़े गए। ग्राउंड में बैठे जग्गू के दोस्त उससे ऐसे बातें कर रहे थे और जग्गू सर झुकाए रो रहा था कि तभी गुड़िया जग्गू के पास आती है। कीकी और छोटे मिट्टू, जग्गू तुम दोनों का दोस्त है। मुश्किल के इस समय में तो तुम्हें जग्गू को दिलासा देना चाहिए, लेकिन तुम उल्टे जग्गू को और ताने दे रहे हो। चोर का बेटा भी चोरी होता है। मेरी मम्मा ने तो साफ मना कर दिया है कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूं। चलो कीकी, हम चलते हैं। गुड़िया बहन, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। आप भी चली जाएं मेरे पास से। जग्गू भाई, मेरी मम्मा कहती है कि अच्छाई का नतीजा हमेशा अच्छा होता है और बुराई का नतीजा हमेशा बुरा। आपके पापा ने जो किया, आप कभी भी उस रास्ते को मत चुनना, बल्कि पढ़ लिख कर एक अच्छे पक्षी बनना। गुड़िया बहन, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? फिर हम सब मिलकर पढ़ा करेंगे। कोको भी उन दोनों के पास आ जाता है। हाँ जग्गू, तुम हमारे घर पे आया था ना, मैं तुम्हारा ट्यूशन टीचर बनूंगा। आया बड़ा ट्यूशन टीचर बनने वाला। ठीक है जग्गू भाई, आज से आप हमारे दोस्त हैं और हम सब मिलकर पढ़ा करेंगे। इस तरह उन सब की दोस्ती हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई बुरा करता है तो जरूरी नहीं हम भी उसके साथ बुरा करें, बल्कि मुश्किल समय में हमें अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, जैसे गुड़िया ने जग्गू का साथ दिया। और प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नहीं गौरी, मुझे तुम्हारे ढाबे से कोई चाय नहीं पीनी। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे मेरे घर जाने दो। गोरी, तुम इस तोते को पकड़ के रखो और मैं अभी चाय का गरम गरम कप बना कर लाता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना।
तोते चुपचाप यहाँ पर बैठा रहे, तुझसे कोई नहीं पूछ रहा। अभी तू चाय पिएगा और इस चाय के पैसे देकर जाएगा, वरना हम कौवों से बुरा कोई नहीं होगा। कौवों का रोज का यही काम था। वे जबरदस्ती जंगल के पक्षियों को अपनी चाय की दुकान पे रोक लेते और उन्हें चाय पिलाकर उनसे पैसे वसूल करते। फिर कुछ समय बाद कालू कौवा चाय बनाकर ले आता है। गोरी कौवी तोते को जबरदस्ती चाय पिलाती है और उससे पैसे मांगती है। चल तोते, चाय के कप के निकाल 30 रुपए। मैंने तुमसे चाय नहीं मांगी थी। तुम जंगल के दूसरे पक्षियों पे अपनी यह जबरदस्ती चलाती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे इस कब्जे में नहीं आऊंगा। मैंने तुमसे चाय नहीं मांगी थी, तुमने जबरदस्ती पिलाई। गोरी, लगता है ये तोता लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। बस फिर क्या था, दोनों कौवे तोते को मारने लगते हैं। अच्छा, रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। फिर तोता कौवों को पैसे देकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आता है और आकर नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। बहुत मारा इन जालिम कौवों ने, बहुत मारा। मैंने चाय नहीं मांगी थी, मुझे जबरदस्ती चाय पिलाई और फिर पैसे भी ले लिए। रानो चिड़िया अपना मटका उठाए नदी पर आती है। जब वो तोते को रोता हुआ देखती है तो वो तोते के पास आती है। अरे तोते भैया, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं और यह आपको चोट कैसे लग गई? फिर तोता सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। मैं तो इन कौवों के ढाबे के पास से भी नहीं गुजरती। एक बार उन्होंने इसी तरह मुझे भी पकड़ लिया था। भलाई इसी में है कि हम इनसे दूर रहें। रानो बहन, आखिर कब तक हम इन कौवों से ऐसे ही डरते रहेंगे? तोते भैया, अगर इनकी बात ना मानो तो पकड़ कर मारने लगते हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आती, आखिर करें तो क्या करें? अरे बुलबुल, इस रास्ते से मत जाओ, वरना कौवे पकड़कर अपने ढाबे पर बिठाकर तुम्हें चाय पिलाएंगे और फिर पैसे भी वसूल करेंगे। कबूतर, मैं इन कौवों से डरती थोड़ी ना हूँ। मैं बताती हूँ आज इनको, देखती हूँ कैसे मुझसे जबरदस्ती पैसे लेते हैं। मैं चाय भी पी कर आऊंगी और पैसे भी नहीं दूंगी। कबूतर अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसे तो पता था कि बुलबुल के साथ अब क्या होगा। बुलबुल कौवों की दुकान के पास से गुजरती है और कौवे बुलबुल को रोक लेते हैं। अरे ओ बुलबुल, हमारे ढाबे से चाय पी कर जाओ। चलो कालू, बुलबुल बहन के लिए एक कप चाय लगाओ। गोरी बहन, मुझे नहीं पीनी चाय, मुझे जाने दो। बुलबुल चुपचाप बैठ जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बुलबुल भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठ जाती है। कालू चाय लेकर आता है और बुलबुल चाय पीती है। चल बुलबुल, निकाल 30 रुपए जो तूने चाय पी है। गोरी, तुमने मुझे जबरदस्ती चाय पिलाई है, मैंने नहीं कहा था मेरे लिए चाय लेकर आओ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। लेकिन गोरी बुलबुल के सामने खड़ी हो जाती है। बुलबुल भागने का सोचती है, लेकिन पीछे से कालू बुलबुल को पकड़ लेता है और गोरी बुलबुल के मुंह पर एक चांटा लगाती है। अभी तक तुम जंगल के पक्षियों को अक्ल नहीं आई? तुझे क्या लगता था मेरी चाय पीकर तू भाग जाएगी? चल पैसे निकाल, वरना इससे भी बुरी हालत करूंगी तेरी। माफ कर दो, ये लो पैसे और मुझे छोड़ दो। बुलबुल रोते हुए कौवों के ढाबे से आ जाती है। कबूतर बुलबुल के पास आता है। मैंने रोका था आपको बुलबुल बहन, लेकिन आप सुनती कहाँ हैं किसी की। अब देख लिया अंजाम। कबूतर भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। इस गोरी ने मेरे मुंह पर चाटा मारा और मुझसे चाय के पैसे भी लिए। काश मैं आपकी बात मान लेती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर मौसम का संदेश देने वाला पक्षी जंगल में बारिश होने का ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सब पक्षियों, जंगल में बारिश होने वाली है। अपने घर मजबूत कर लो, दाना जमा कर लो। सुनो सुनो। शुक्र है तोते भैया, जंगल में बारिश होगी तो मौसम कुछ ठंडा हो जाएगा। जी रानो बहन, मैं भी जाकर अपना घर मजबूत करने की तैयारी शुरू करता हूँ। कालू, हमें भी अपना घर मजबूत कर लेना चाहिए, बारिशें आने वाली है। गोरी, इन बेवकूफ पक्षियों के होते हुए हमें अपना घर मजबूत करने की क्या जरूरत है? तुम भी ना अजीब बातें करती हो। जैसे ही बारिशें शुरू होंगी, हम किसी एक पक्षी के घर जाकर उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। कालू, तुम तो बड़े अक्लमंद हो। कभी कभी तो तुम ऐसी बात करते हो, मुझे तो शक होता है कि तुम मेरे ही पति हो ना, इतने अक्लमंद। इधर सब पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे जमा थे। आप सब मानो या फिर ना मानो, वो कौवे हमारे ही घर पर कब्जा करने के चक्कर में हैं। वो अपना घर मजबूत नहीं कर रहे।
जी रानो बहन, वो कौवे किसी भी हद तक जा सकते हैं। बारिश शुरू होते ही वो हम में से किसी एक के घर पर कब्जा कर लेंगे। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब घर जाकर शांति से बैठो। मुझे पता है कि अब क्या करना है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उड़ती है। पहाड़ों के पास चील रहती थी। रानो चिड़िया चील के पास जाती है और चील को सारी बात बताती है। चील बहन, मैं सच बताऊं, इन कौवों ने तो हर पक्षी की नाक में दम कर रखा है। जबरदस्ती चाय पिलाते हैं, फिर पैसे लेते हैं और अब बारिशों के मौसम में हमारा घर भी हथियाने के चक्कर में है। ये कौवे तो मुझे शुरू से ही अच्छे नहीं लगते और इस गोरी से तो मेरी बनती भी नहीं है। रानो, तुम चिंता मत करो, इन कौवों को मैं देख लूंगी। बारिशें तो शुरू होने दो। फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे। कालू और गोरी अपना सामान बांधते हैं और जंगल में निकल आते हैं। तो बताओ कालू, हमें सबसे पहले किसके घर जाना है? मैं कबूतर सबसे ज्यादा डरपोक है गोरी, चलो उस कबूतर के घर जाते हैं। दोनों कौवे ऐसा सोचकर कबूतर के घर की तरफ उड़ते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि कबूतर के घर के सामने चील बैठी है। रुक जा कालू, रुक जा, वह देख सामने। कबूतर के घर के सामने तो चील बैठी है। अगर हम जाएंगे तो हम तो चील का शिकार बन जाएंगे। चल भाग, तोते के घर की तरफ भाग। आखिर थक कर वे एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या करें। गोरी, अब तो रानो का ही घर बचा है, चलो जल्दी से उसके घर जाते हैं। ऐसा न हो कि उसके घर के सामने भी चील पहुंच जाए। अभी दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि पीछे से चील बोलती है, अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो तुम मेरी गुफा में आ जाओ। मेरी पेट पूजा भी हो जाएगी और तुम दोनों को इस बारिश से बचने के लिए छत भी मिल जाएगी। चील चील, तुम क्यों इस तरह हमारा पीछा कर रही हो? आखिर हमने क्या किया है? तुम जंगल के सब पक्षियों को परेशान करते हो और अब उनके घर पर कब्जा करने के चक्कर में हो और अब भी मुझसे पूछती हो कि तुमने क्या किया है। आपसे किसने कहा ऐसा? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, यह झूठ है। चील गोरी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। एक तो बुरे काम करती हो, पक्षियों को तंग करती हो और ऊपर से झूठ बोलती हो। कालू तो गोरी के पीछे छुपा बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो गोरी की तरह उसकी भी खूब पिटाई होगी। तुम्हारा घर है, तुम्हारी चाय की दुकान है, जाकर कहीं भी यह बारिश का मौसम गुजारो। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने जंगल के पक्षियों को अब परेशान किया है तो गोरी याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी रोने लग जाती है। चील ने मुझे ही क्यों मारा? तुझे मारती, पीछे छुपकर बैठा है। इधर आ, सामने आ मेरे। गोरी को कालू पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों पेड़ की उसी डाल पर बैठकर रोने लगते हैं, क्योंकि उनके पास एक मजबूत छत नहीं थी। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कबूतर रानो